श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करना और कोशिकाओं की जरूरत अनुसार भोजन स्रोतों के विघटन में उसका प्रयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन की किस्में: वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इस प्रक्रम में भोजन का पूर्ण विखंडन होता है और ज्यादा मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम कोशिका में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अवायवीय श्वसन यह प्रक्रम ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता। इस प्रक्रम में भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता और सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सीजन की कमी में पेशी कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रम हमारी पेशी कोशिकाओं में उस समय होता है जब हमारे शरीर में कसरत करने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यीस्ट में ग्लूकोज का विघटन एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रम यीस्ट में होता है। पौधों के पत्तों में स्टोमेटा पौधों में श्वसन भाव गैसों के पर्यावरण में आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग विकसित होते हैं, जैसे मछली में गलफड़े और मनुष्य में फेफड़े आदि। मनुष्य में श्वसन क्रिया। बच्चों, सांस लेने का अर्थ है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को अंदर लेना या प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन सार्थक भरपूर वायु को शरीर में अंदर लेना श्वास क्रिया कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सार्थक वायु को बाहर निकालना सांस छोड़ना क्रिया कहलाता है। आओ बच्चों, अब श्वसन क्रिया विधि को जानें। सामान्य रूप में हम अपने नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो यह हमारी नासाद्वार से कंठ और फिर श्वसन नली से होकर फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस छाती खोड़ में स्थित होते हैं। छाती खोड़ पसलियों से घिरी होती है। यह बड़ी पेशी की तरह है जो डायफ्राम कहलाती है। छाती खोड़ को एक बड़ी पेशी तह जो डायफ्राम कहलाती है, छाती खोड़ को आधार देती है। श्वास क्रिया में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति शामिल है। श्वास अंदर लेते समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इस गति के परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस में अंदर चली जाती है। फुफ्फुस वायु के साथ भर जाते हैं। श्वास निकालने के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आती हैं, लेकिन डायफ्राम ऊपर अर्थात अपनी पहली स्थिति में आ जाता है, जिसके साथ वक्ष गुहिका छोटी हो जाती है। इस तरह बच्चों, वायु फुफ्फुस से बाहर निकल जाती है। हम अपने शरीर में इन सब गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। मानव में परिवहन। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर परिसंचरण प्रणाली, रुधिर वाहिकाएं और हृदय से मिलकर बनी है, जो शरीर में सभी पदार्थों को सभी भागों में पहुंचाते हैं। जब आपके शरीर में कोई हिस्सा कट जाता है तो क्या होता है? रुधिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों, रुधिर है क्या? रुधिर वह द्रव है जो वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंतों से शरीर के दूसरे भागों में लेकर जाता है। फुफ्फुस से ऑक्सीजन को भी रुधिर ही शरीर की कोशिकाओं तक लेकर जाता है। रुधिर शरीर में से वर्ज्य
यानी कि मल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन गुर्दों तक करता है। रुधिर एक द्रव है जिसमें भिन्न भिन्न कोशिकाएं मौजूद होती हैं। रुधिर का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर में एक जैसी कोशिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें सफेद रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। यह कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। चोट लगने पर रुधिर का थक्का या खरींड बन जाता है। उसमें एक और प्रकार की कोशिका की मौजूदगी के कारण इस तरह होता है। इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की रुधिर वहनियां होती हैं जो रुधिर को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रुधिर प्रवाह तेजी से उच्च ताप पर होता है, इसलिए धमनियों की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। वह रुधिर वहनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त रुधिर को शरीर के सभी भागों में से वापस हृदय तक ले जाती हैं, उन्हें नसें कहा जाता है। नसों की भित्ति पतली होती है। नसों में ऐसे वाल्व होते हैं जो कि रुधिर को केवल हृदय की ओर ही बहने देते हैं। धमनियां और छोटी छोटी वहनियों में वर्गीकृत होती हैं। ऊतकों में पहुंचने पर यह और भी पतली नलियों में वर्गीकृत होती हैं। इन वाल्व जैसी पतली नलियों को केशिकाएं कहते हैं। वाल्व जैसी पतली नलियां मिलकर दोबारा नसें बनाती हैं जो रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। हृदय वह अंग है जो रुधिर द्वारा पदार्थों के बहने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय छाती खोड़ में स्थित होता है, जिसका नीचे का हिस्सा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का माप लगभग मुट्ठी जैसा होता है। हृदय 4 कोष्ठों में बंटा होता है। ऊपर के 2 कोष्ठ दायां अलिंद और बायां अलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कोष्ठ दायां विलय बायां विलय कहलाते हैं। वाल्व रुधिर के वहन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। महाशिरा से ऑक्सीजन रहित रुधिर दाएं अलिंद और फिर दाएं विलय की ओर जाता है। दायां विलय रुधिर को पंप करके फुफ्फुस धमनियों में भेजता है। फुफ्फुस धमनियां रुधिर को फुफ्फुस तक लेकर जाती हैं, जहां पर रुधिर ऑक्सीजन प्रचुर हो जाता है। रुधिर में गैसों का वटांद्रा फुफ्फुस में होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर वापस फुफ्फुस से बाएं अलिंद और फिर बाएं विलय में जाता है। बायां विलय ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को आयोटा द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाता है। हृदय की धड़कन। हृदय के कोष्ठों की भित्तियां पेशियों से बनी होती हैं। यह पेशियां क्रमवार सुकड़न और उसके बाद होने वाले क्रमवार आराम दोनों मिलकर हृदय की धड़कन अथवा हार्ट बीट कहलाती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हृदय की धड़कन की आवाज को बढ़ाने की जुगत में करते हैं।